हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम आरएमएस और सैनिक स्कूल के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम क्लास वाइज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइन्थ क्लास के जो आरएमएस 2020 सेकंड के जितने भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे इस सेशन में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जो है सैनिक स्कूल और आरएमएस के क्लास 6 के और जो है नाइन्थ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हर मंडे हमारा जो है सैनिक स्कूल का और आरएमएस का दोनों का ही जो है बैच बैठता है, क्लास 6 के लिए भी और नाइन्थ के लिए भी। तो आप जो है इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लास रहेगी और साथ ही साथ आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। और मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहती है और हर सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसको कि वीकली मॉक टेस्ट रहने कहते हैं। और साथ ही साथ आपका स्पेशल डाउट सेशन भी रहते हैं, जिसमें कि आप अपना अगर कोई भी डाउट है तो वो रेज कर सकते हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है क्लासेस रहती हैं। उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारे नंबर है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाकर जो है विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे नंबर हैं, आप जिस पर भी जो है कॉल करके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल हु बैंड द सती सिस्टम इन इंडिया। यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कि सती सिस्टम को बैन किया था भारत में। तो अगर सती सिस्टम की बात की जाए तो 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था कि सती सिस्टम को जो है खत्म कर दिया जाए। उसके बाद उस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो सॉरी, गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो है फीमेल थी या वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या रही थी, प्रेसिडेंट रही थी। तो अगर तो ये पूछता इंडियन, ठीक है, तब तो हम जो है सरोजिनी नायडू लगाते। बट यहाँ पे जो है इसने कुछ नहीं पूछा, इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो एनी बेसेंट रहेगा। तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम विच क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द महात्मा गांधी। यानी कि इनमें से कौन सा प्लेस था यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे में जो है सबसे पहले जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था, और इसी 1942 में जो है ये लॉन्च किया गया था। और इसमें गांधी जी ने जो है डू और डाई का जो है नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद फौज। यानी कि आजाद हिंद फौज का जो फॉर्मेशन था वो कहाँ पे हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, सिंगापुर, रशिया और जर्मनी। तो राइट आंसर जो आएगा वो सिंगापुर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1942 में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रास बिहारी बोस से जो है इसकी क्या संभाल ली थी, बागडोर संभाल ली थी, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, who said every blow on my body will be prove a nail in the coffin of the British Empire। ठीक है, ये किसने बोला था कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों के ताबूत में जो है कील का काम करेगी। तो आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो लाला लाजपत राय आएगा, क्योंकि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लोगों ने नारा दिया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक का जो है नारा दिया था। तो उसी दौरान लाहौर में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो एएस अलकॉट के द्वारा लाला लाजपत राय जी को टारगेट करके उन पर जिस्म पर जो है लाठियां बरसाई गई। ठीक है, जिसमें कि वो बुरी तरह से जो है जख्मी हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये लाइन बोली थी कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों में ताबूत का जो है काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ए आएगा। उसके बाद आप ये बताओगे कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला जो है किन लोगों ने लिया था और किसको मार कर लिया था। ठीक है, ये आंसर आप जो है कमेंट में जरूर करोगे। ठीक है, अदरवाइज मैं अपना आंसर जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगा, आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका क्या आंसर है। उसके बाद महात्मा गांधी
launched the खेड़ा सत्याग्रह in the Gujarat in 1948 to support the causes of, ठीक है, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह जो था गुजरात में इन 19 टू सपोर्ट किसके लिए था, तो वो मिल, यानी कि वो किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो आपने ये आंसर बताना है। तो यहाँ पे 1948 नहीं आएगा बल्कि 18 आएगा, ठीक है। तो ये जो था वो पीजेंट के लिए था जो कि लैंड टैक्स देने में क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा, क्योंकि मिल ऑनर्स के लिए जो था वो अहमदाबाद सत्याग्रह था, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, हु वाज दी फॉलोइंग वाज द कोर्ट ऑफ द हर्ष, यानी कि इसमें पूछा गया कि हर्ष का कोर्ट पोइट कौन था, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन पीरियड के बहुत महत्वपूर्ण राजा रहे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाणभट्टा होगा, ठीक है, क्योंकि बाणभट्ट उनके जो है कोर्ट पोइट थे जिनके द्वारा की बुक लिखी गई थी हर्षचरित, जो कि बायोग्राफी थी हर्ष की, और साथ ही साथ इनके द्वारा एक बुक और भी लिखी गई थी जिनका नाम था कदम्बरी, ठीक है। तो कालिदास, आप कमेंट में बताओगे कि किसका कोर्ट पोइट था, ठीक है। तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, दी बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन दी, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1764 में लड़ी गई थी, ठीक है। 1526 में जो है पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इंडी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और बाबर के बीच में हुई थी। उसके बाद 1576 में जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, ठीक है, महाराणा सांगा और अकबर के बीच में। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी जो कि 1764 में, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। और उसके बाद फिर जो है वो 1750 में जो है बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, क्योंकि पहले जो है बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, उसके और ब्रिटिशों के विचकार हुई थी, बट बाद में सिराजुद्दौला जो है भागे, उनको मार दिया गया। फिर 1757 टू 1760 तक जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था, और उसको भी जो है बाद में ब्रिटिशों ने हटा दिया, फिर जो है मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो एक तरफ तो ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ जो है तीन लोग थे, एक तो था मीर जाफर जो कि बंगाल के नवाब थे, दूसरे थे अवध के नवाब जिनका नाम था शजाउद्दौला, और थर्ड वन जो थे वो मुगल एम्पायर थे जिनका नाम था शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ तीन थे और एक तरफ ब्रिटिश थे, इसमें जो ब्रिटिशों की जो है जीत हो गई थी, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो 1764 है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, हु गेव दी स्लोगन बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था, इसका जो राइट आंसर है वो दयानंद सरस्वती है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उन्होंने बोला था बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, उनका मीनिंग था कि वेदों की जो रिच आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया जाए। उसके बाद हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लास्ट वायसराय कौन थे, ठीक है। तो मैं आपको पहले टाइम पीरियड बता देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग जो थे उनका टाइम पीरियड 1856 से शुरू होता है, और लॉर्ड माउंटबेटन का जो टाइम पीरियड था वो 1947 में, और लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो 1881 से लेके 1884 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड वेल्जली का जो टाइम पीरियड था वो 1799 से शुरू होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि लास्ट कौन हो सकता है, तो लास्ट होगा भाई वायसराय ऑफ इंडिया, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड काइनिंग जो थे वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड रिपन जो है इनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और लॉर्ड वेल्जली ने जो है कौन सी सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि कई बार इसके क्वेश्चन ना पूछकर दूसरे ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वो भी क्वेश्चन जो है पढ़ने चाहिए। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेकुलर इन द प्रेम्बल, यानी कि प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया था, ठीक है। सेकुलर का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो प्रेम्बल को एक ही बार जो है आज तक अमेंडमेंट किया गया है, वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें दो वर्ड और भी जोड़े गए थे, एक तो था सोशलिस्ट और दूसरा था इंटीग्रिटी, ठीक है। तीन शब्द जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन
2005, ठीक है, 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट था वो किसमें आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो कितनी मेंशन की गई है। तो 5 ईयर, 6 ईयर, नो फिक्स टर्म, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है नो फिक्स टर्म है, ठीक है। जब तक उसको लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी टाइम पीरियड जो है मेंशन नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो सी आएगा। उसके बाद हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंटरप्रेट कौन कर सकता है, उसकी व्याख्या कौन करता है। तो राइट आंसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो राइट आंसर इज द ए। और नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट हैड मेड द राइट टू फ्री एजुकेशन एज द पार्ट विच अमंग द फॉलोइंग राइट, यानी कि राइट टू फ्री एजुकेशन बोला गया है कौन सा, आर्टिकल 21A। इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, राइट टू फ्रीडम एंड, सॉरी, इसका पूछा गया है कि फ्री कौन सा था, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है। और इसी के तहत 21A भी आता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो 21A आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गवर्नर ऑफ द स्टेट आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू द भारत निर्माण स्कीम, यानी कि भारत निर्माण जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कैंडिडेट टू इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर किसी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो है कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज इज द 35 ईयर, ठीक है। तो 25 साल जो है लोकसभा के लिए है, और 30 जो है राज्यसभा के मेंबर के लिए है, और 21 साल जो है वो गांव का सरपंच बनने के लिए या फिर प्रधान बनने के लिए है, ठीक है। गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कौन सी है, 35 है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल है, तो एट प्रेजेंट टाइम जो है वो 12 शेड्यूल है। एट बिगिनिंग टाइम 8 थी, बट अभी जो है वो 12 है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग रिजर्व द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मीनिंग क्या होता है, आर्कीप्लेगो का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ द आइलैंड, यानी कि यहाँ पर काफी सारे आइलैंड हो उनको बोला जाता है आर्कीप्लेगो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडोनेशिया होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इंडस रिवर ऑरिजिनेटेड, यानी कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो इंडस रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो नियर मानसरोवर लेक तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। और उसके बाद ये फॉल डाउन होती है कहाँ पे, अरेबियन सी में, नियर मिथानकोट पाकिस्तान में, ठीक है। हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, अगर देखना चाहते हो तो वो हमारे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, दी नेम ऑफ द कैनल ज्वाइनिंग द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, यानी कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कौन सी जो है कैनल जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो की कैनल होगा, कील कैनल होगा। तो मैं यहाँ पे एक मैप भी लगाया हूँ, ठीक है, तो आप इस मैप में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जा रही है कील कैनल जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये है बाल्टिक सी, और ये जो है नॉर्दर्न सी है, ठीक है। ये डेनमार्क है और ये स्वीडन है, तो इनके बीच में जो है एक कील कैनल जाती है, नहर जाती है, तो जो इसको की कनेक्ट करती है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का वो कौन है, तो वो है चाइना, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन द फ्यूसिल्स, यानी कि कौन सी रॉक्स हैं जो कि फ्यूसिल्स को
कंटेन करती हैं, तो राइट आंसर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अग्नियस रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट्री, फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और नेक्स्ट वन इज दी which type of the forest occupy in the highest percentage of the area in the India, यानी कि इंडिया में कौन से जो है हाईएस्ट जंगल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं कि कृष्णा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, वेस्टर्न घाट से जो है ये ऑरिजिनेट होती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। और उसके बाद ये फॉल डाउन होती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा जो नमक है वो कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज सिचुएटेड इन दी साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट सिचुएटेड है। तो काफी सारे बच्चे जो है सहारा डेजर्ट लगा के आए थे, नहीं सहारा डेजर्ट नहीं आएगा, बल्कि कालाहारी डेजर्ट आएगा। सो सी इज दी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, विच प्लेस, यानी कि कौन सा प्लेस है जहां से नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है। तो नासिक से गोदावरी ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अमरकंटक से जो है नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर से। ठीक है, इंडस रिवर ऑरिजिनेट होती है, और महाबलेश्वर से अभी करके आए हैं कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट होती है। तो राइट आंसर बी होगा, यानी कि अमरकंटक से जो है कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 9th RMS 2020 सेकंड के जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने डिस्कशन किए। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ईयर के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। यहाँ तक आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।